नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और आज मैं फिर से एक नया नावल शुरू करने जा रही हूँ। और जैसा कि आप सबकी फरमाइश रहती है कि एक जासूसी और थ्रिलर टाइप का सा मर्डर मिस्ट्री टाइप का नावल हो, तो ये भी वैसे ही उपन्यास है। नावल शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने सुना, इसे सराहाया और मुझे कमेंट्स करें। तो ख़ास तौर से सुजान नायर का और रंजना गुप्ता, इंद्रजीत परदेशी जो कि हमेशा कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ची, चंद्रकांत तिवारी जी, बहुत धन्यवाद आपका। संतोष जोशी और सारा दुलानी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने कमेंट्स नहीं भी करे लेकिन सुना, सराहाया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं नया नावल। मर्डर मिस्ट्री नावल है। तो उसने बीच के पास बने उस अत्याधुनिक अपार्टमेंट हाउस के सामने कार रोकी जिसका पता अखबार में छपे विज्ञापन में दिया हुआ था और जिससे वह इतनी बार पढ़ चुका था कि वो उसे ज़बानी याद हो गया था। फिर भी विज्ञापन की कटिंग निकाल कर उसे अपनी तसल्ली कर लेना ठीक लगा। एड्रेस सही था। वो कार से उतरकर भीतर दाखिल हुआ। इमारत में सन्नाटा था। लंबे चौड़े हॉल में ऊपर जाने के लिए दोनों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तमाम अपार्टमेंट ऊपर की मंजिलों पर ही थे। वह उस दीवार के पास पहुंचा जिस पर अपार्टमेंट्स के नंबरों सहित कई लेटर बॉक्स लगे थे। उनमें से सिर्फ 2 पर ही उनके मालिकों के नाम नजर आ रहे थे और उन दोनों में से कोई भी नाम उस आदमी का नहीं था जिसकी उसे एक तलाश थी। विज्ञापन में दिया एड्रेस सही होने के बावजूद अधूरा था क्योंकि उसमें विज्ञापन दाता के अपार्टमेंट का नंबर नहीं दिया हुआ था। उलझन में फंसकर उसने नोट किया कि प्रत्येक लेटर बॉक्स के ऊपर एक कॉल बेल बटन और छोटा सा स्पीकर लगा हुआ था। स्पीकर के जरिए उस अपार्टमेंट में रहने वाले से बातें की जा सकती थी। अमेरिकन स्टाइल की सुविधा का भी अपना महत्व था। इमारत में रहने वाले अनजान अथवा अवांछनीय व्यक्तियों से अपने अपार्टमेंट में रहते हुए ही मिलने से इनकार करके उन्हें चलता कर सकते थे और परिचितों को सीढ़ियाँ चढ़ने की जहमत उठाए बगैर ही इस सुविधा के कारण पता चल जाता था कि अमुक व्यक्ति अपने अपार्टमेंट में है या नहीं। सुरक्षा और सावधानी की दृष्टि से भी ये सुविधा वहाँ रहने वालों के लिए महत्वपूर्ण थी। उसने इसी सुविधा का लाभ उठाते हुए उन दोनों लेटर बॉक्स को छोड़कर एक अन्य के ऊपर लगा बटन दबा दिया। जवाब में खामोशी छाई रही। स्पष्ट था कि कॉल बेल का स्विच ऑफ किया हुआ था। इसका सीधा सा मतलब था कि उस अपार्टमेंट में या तो कोई रहता ही नहीं था या फिर रहने वाला कहीं गया हुआ था। फिर उसने दूसरा बटन दबाया। इस दफ़ा दूसरे खंड पर कहीं घंटी बजने की धीमी आवाज़ तो सुनाई दी, लेकिन इंतज़ाम करने के बाद भी स्पीकर से कोई स्वर नहीं उभरा। विक्रम को निराशा घेरने लगी। वो बड़ी उम्मीद लेकर आया था। उसे लगभग पूरा यकीन था कि विज्ञापन दाता से मिलने के बाद उसकी समस्या, जो किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल बनी हुई थी और जिसकी वजह से उसका अपना दिन का चैन और रातों की नींद खत्म हो गए थे, हल हो जानी थी। आसानी से हार मानने वाला वो भी नहीं था। उसने ये सोचकर कि वहाँ रहने वाले किसी दूसरे व्यक्ति से पूछना ठीक रहेगा, उस कॉल बेल का बटन दबाया जिसके नीचे लगे लेटर बॉक्स पर जानकी दास मेहरा का नाम लिखा हुआ था। लेकिन जवाब में बस घंटी ही बजकर रह गई। अंत में आखिरी कोशिश के रूप में उसने उस कॉल बेल को भी ट्राई किया जिसके नीचे लिखा था एन सिंह। इस दफ़ा भी नतीजा वही रहा। पूरी इमारत में कब्रिस्तान जैसी मुर्दा खामोशी छाई हुई थी। निराश और परेशान विक्रम थके से कदमों से बाहर आ गया। अपनी कार की ओर जाते और चारों ओर निगाहें दौड़ाते उसने इमारत के पृष्ठभाग में एक ऊंची दीवार दिखाई दी। फिर उसकी निगाह इमारत की बगल से गुजरते उस द्वार पर पड़ी जो एक गेट तक गया हुआ था। गेट बंद था। अनुमान था वहाँ कोई हो सकता था। विक्रम उधर ही चल दिया। गेट खोलते ही वो बुरी तरह चौंका और उसके मुंह से स्वयं निकल गया, ओह सॉरी मैडम। दोपहर बाद के ढलते सूरज की धूप में एक लड़की सनबाथ ले रही थी। वो पेट के बल लंबे तौलिए पर फैली हुई थी। पास ही स्किन लोशन की एक बोतल रखी थी। उसके चेहरे के सामने घास पर एक किताब खुली हुई थी। सियाह काले बाल जूड़े की शक्ल में लिपटे हुए थे और आंखें धूप के चश्मे ने ढक रखी थी। गोरी चिट्टी और इकहरे सुडौल जिस्म की उस लड़की के शरीर पर मात्र एक 2 पीस बाथिंग सूट था।
एकदम स्किन कलर का होने की वजह से पहली नज़र में तो वो समझ ही नहीं सका कि उसने कुछ पहना हुआ भी है या नहीं, और लड़की को पूर्णतया नग्न समझकर उसे चौंक जाना पड़ा था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर खिसियाहट भरी मुस्कुराहट पैदा हो गई। अपनी गर्दन तनिक ऊपर उठाए चश्मे के डार्क ग्लासेस के पीछे से झांकती लड़की उसे देख रही थी। किसे ढूंढ रहे हैं आप? जी। अ, किसे? जी, मिस्टर आर के वर्मा को। उसने इसी अपार्टमेंट का मुझे पता दिया था। आप बता सकती हैं वो यहाँ है या नहीं? मैं यहाँ पर कुछ रोज़ पहले ही आई हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है इस नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहता तो है। आपने कॉल बैक ट्राई की थी? हाँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो किस अपार्टमेंट में रहते हैं? लड़की ने नंबर बता दिया। विक्रम को याद आया वो नंबर दूसरे खंड के उसी अपार्टमेंट का था जिसकी कॉल बेल उसने बजाई थी। वे बोर्ड लेकर गए हो सकते हैं, उस लड़की ने कहा। उस आदमी को शायद फिशिंग का शौक है। थैंक्स अ लॉट मैम। वापस जाने के लिए पलटने को हुए विक्रम को लगा कि लड़की गौर से उसे देख रही थी। चश्मे के ग्लासेस काफ़ी डार्क होने की वजह से लड़की की आंखें नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए वो यकीनी तौर पर कह नहीं सकता था कि लड़की वास्तव में उसे घूर रही थी या फिर ये उसका भ्रम था। उनके दरवाजे के नीचे एक नोट छोड़ जाइए, इस तरह से उन्हें पता चल जाएगा कि आप आए थे। सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन उसके यहाँ ना होने से लगता है मुझे आने में काफ़ी देर हो गई है। विज्ञापन कल के अखबार में छपा था। विज्ञापन? हाँ। कैसा? वो एक कार खरीदना चाहता था। ओह। लड़की इत्मीनान से पसरी हुई थी, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी विक्रम पर जमी थी। विक्रम ने पहली बार नोट किया कि सूट के ब्रेजियर वाले हिस्से का पीठ पर कसा रहने वाला स्टेप खुला हुआ था, और उसके बराबर उसी पोजीशन में लेटे रहने की वजह भी शायद यही थी, जिस वजह से वो ना तो उठ पा रही थी और ना ही करवट ले पा रही थी। कार खरीदने का ये तरीका दिलचस्प है। आजकल बहुत लोग ऐसे ही करते हैं। इससे खरीदार और बेचने वाला एक दूसरे को सीधा कांटेक्ट कर लेता है और आपस में सौदा हो जाता है, और दलाल को कमीशन भी नहीं देना पड़ता। आई सी। तुम कार बेचना चाहते हो? हाँ। और तुम दलाल नहीं हो? नहीं। विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि लड़की कहना क्या चाहती थी, किस फेर में थी, लेकिन इसका आभास वो ज़रूर पा गया था कि उसकी वे बातें बेमकसद नहीं थीं। पूर्वत उसे देखते हुए वो अपने दोनों हाथ अपनी पीठ पर ले गई और अपने कपड़ों को सही किया। पेट के बल लेटी होने के कारण उस स्थिति में स्ट्रैप के हुक बंद कर पाना आसान नहीं था। अगर आपको एतराज़ ना हो तो ज़रा। विक्रम उसका आशय समझ गया। ज़रूर, उसने कहा और पलट कर उसकी ओर पीठ कर ली, लेकिन उसका अक्स अभी भी उसके जहन में उभर रहा था। अब वो समझ चुका था कि लड़की नहीं, युवती थी, और इसकी उम्र करीब 30 साल थी। इट्स ऑल राइट नाउ। विक्रम पुनः उसकी ओर पलट गया। वो अपनी टांगें तौली मोड़ कर तौले पर बैठी थी। और कौन सी कार है आपके पास? उसने पूछा। विक्रम पुनः सोचने पर मजबूर हो गया। ये चाहती क्या है? कॉन्टेसा क्लासिक, 89 का मॉडल है और करीब 20,000 किलोमीटर चल रही है। एयर कंडीशन है? हाँ। कितनी कीमत मांग रहे हो? 1.5 लाख। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? आपकी निगाह में कोई ख़रीदार है? हाँ, मैं खुद ही एक कार खरीदने के बारे में सोच रही हूँ। विक्रम की निराशा का स्थान एक नई आशा ने ले लिया। इतनी कीमत में इससे बढ़िया कार आपको मिलेगी नहीं। एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में है। इंजन, चेसिस, स्टीरियो, सीट कवर। वो पुनः उसके चेहरे का बारीकी से अध्ययन करती प्रतीत हो रही थी। क्या वाकई उसकी कीमत 1.5 लाख है? बेशक, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इतनी कीमत में ऐसी कार आपको नहीं मिलेगी। विक्रम तय करके चुका था कि अगर सौदाबाजी करेगी तो वो 10-15 हज़ार कम में भी सौदा कर लेगा, लेकिन तभी उसे लगा कि जो वो कह रहा था उसे और उस लड़की का कोई ध्यान ही नहीं था। वो चश्मा उतारे विचारपूर्वक उसे देख रही थी। बालों की तरह ही स्याह काली आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं। कुल मिलाकर हर लिहाज से वो एक सुंदर और आकर्षक युवती थी। उसकी आंखों और हाव भाव से लगता था कि दुनिया के मामलात में तजुर्बेकार और सुलझी हुई थी वो। तुम्हारा चेहरा कुछ परिचित सा लगता है। मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने तुमको पहले कहाँ देखा था।
विक्रम चकराया। मुझे तो पूरा यकीन है कि हम पहले कभी नहीं मिले हैं। जानती हूँ, लेकिन ओह, याद आया। कोई 3 साल पहले की बात है। स्थानीय अखबारों में तुम्हारी खूब चर्चा हुई थी। फोटो भी कई बार छपा था। पुलिस और पेशेवर बदमाश सभी तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। कई लोग मारे गए थे और आखिर में तुम बकायदा हीरो बना दिए गए थे। उससे पहले तुम पुलिस में थे। SI खन्ना? तुम विक्रम खन्ना हो ना? विक्रम ने गहरी सांस ली। वाकई तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है। उसकी निगाहें बराबर विक्रम के चेहरे पर जमी थी। तो तुमने पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ी? वो मुझे रास नहीं आई। आजकल क्या करते हो? कुछ नहीं। तो फिर तुम्हारे पास वो कार कैसे आ गई जिसे तुम बेचना चाहते हो? मैंने अपने दोस्त के लिए कुछ काम किया था, तो उसने मुझे मेहनत ताने के रूप में वो दी थी। जाहिर है तुम्हारा वो दोस्त काफ़ी दौलतमंद होगा और तुमने जो काम उसके लिए किया था वो भी बहुत बड़ा और अहम रहा होगा। मैम, हम विषय से भटक रहे हैं। कार खरीदने के बारे में आप कुछ बात कर रही थी। ओह, सॉरी सॉरी। तो तुम कार क्यों बेचना चाहते हो? मुझे पैसों की ज़रूरत है। ओह, कार बाहर मौजूद है, अगर आप चाहें तो ड्राइव करके देखना चाहोगी? ज़रूर, लेकिन इस हालत में तो मैं बाहर नहीं जा सकती। पहले मुझे ड्रेस चेंज करना होगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका बाहर कार में। नहीं, मेरे साथ चलो, आराम से बैठना। ठीक है। और वो अंदर चली गई। विक्रम ने लोशन, किताब और तौलिया उठा लिया। मेरा नाम निशा सिंह है। मिस या मिसेज़? वो मुस्कुराए। मिस। मैं तो तुम्हें मिसेज़ समझ रहा था। वो भी एक बार बन के देखा था, लेकिन जैसे तुम्हें पुलिस की नौकरी रास नहीं आई, मुझे भी शादी रास नहीं आई। इमारत का पिछले भाग में बनी सीढ़ियों द्वारा वे ऊपर पहुंचे। अपने अपार्टमेंट में पिछले रास्ते से दाखिल होकर वो किचन में पहुंची। विक्रम ने भी उसका अनुकरण किया। निशा ने कबर्ड से विस्की की एक बोतल निकालकर काउंटर पर रख दी। ड्रिंक लोगे ना? नहीं। क्यों, पीते नहीं हो? जहाँ तक हो सके मैं इसे अवॉइड ही करता हूँ। तो तुम मुझे मेहमान नवाजी का मौका नहीं देना चाहते? ऐसी बात नहीं है। तो फिर अपने लिए ड्रिंक बनाओ। सोडा और बर्फ़ फ्रिज में है। सॉरी, ये गुनाह बेलज्जत मैं नहीं कर सकता। मतलब? दिन में पीना और अकेले पीना गुनाह बेलज्जत नहीं तो और क्या है? ओह, निशा मुस्कुराई। ठीक है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। विक्रम ने 2 ग्लासेस में ड्रिंक बनाकर उसे एक दे दिया। दोनों ड्राइंग रूम में आ गए। निशा ने एक घूंट लेकर अपना गिलास मेज़ पर रख दिया। आराम से बैठकर ड्रिंक का मज़ा लो, मैं तैयार होकर आती हूँ। वो बड़े अंदाज से चलती हुई बेडरूम में जा घुसी और दरवाज़ा बंद कर लिया। विक्रम एक सोफ़ा चेयर में बैठकर बेमन से ड्रिंक की चुस्कियाँ लेने लगा। अगर सूजी की ज़िंदगी मौत के बीच नहीं झूल रही होती तो विक्रम ने कार बेचने के बारे में सोचना तक नहीं था। सूजी स्मिथ बम्बई में जसलोक हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके दोनों गुर्दे बेकार हो गए थे। उसका इकलौता इलाज था किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ऑपरेशन काफ़ी बड़ा और बहुत ज़्यादा महंगा था। विक्रम की अपनी और सूजी की कुल जमा पूंजी मिलाकर करीब 1.5 लाख रुपए इकट्ठे हो सके थे। इसमें से 1 लाख रुपए उस अधेड़ विधवा औरत को दिए जाने थे जिसने अपना एक गुर्दा सूजी को देने का वादा किया था। बाकी पैसा फ़िलहाल सूजी के इलाज पर खर्च हो रहा था। ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद के इलाज के लिए करीब 1.5 लाख रुपए का खर्चा और बताया गया था। विक्रम कार बेचकर इस रकम का इंतजाम करना चाहता था। विक्रम को वो कार नगेंद्र मलकानी ने उसके मेहनताने के 1 लाख रुपए के साथ बतौर तोहफा भेंट की थी। इस मेहनताने और तोहफे के एवज में विक्रम को जालिम सिंह नामक एक कुख्यात और संगठित अपराधी से टक्कर लेनी पड़ी थी और इस चक्कर में कदम कदम पर मौत का सामना करते हुए उसे जान की बाजी लगानी पड़ी थी। अंत में जालिम सिंह को उसके साथियों समेत कानून के हवाले करके मलकानी की कंपनी को 1 करोड़ रुपए की चपत लगाने से बचाने में वो कामयाब हो गया था। लेकिन उसकी इस कामयाबी में सूजी स्मिथ का भी बड़ा पूरा योगदान रहा था। सूजी की मदद के बगैर उसने हरगिज़ इस मिशन में कामयाब नहीं होना था। ये सारी कहानी विस्तार से जानने के लिए पढ़िए पूर्व प्रकाशित उपन्यास फांसी का फंदा।
तो आप समझ ही गए होंगे कि ये प्रकाश भारती का नावल है और जिनके नाम का मैंने मेंशन नहीं किया। प्रकाश भारती का नावल 60 लाख का चक्कर, यही इसका नाम है। सूजी एक पेशेवर कॉल गर्ल थी। उसने अपने वक्त की कीमत के बदले में विक्रम की मदद करना स्वीकार किया था। लेकिन विक्रम के संपर्क में आने के बाद वो उससे इस हद तक प्रभावित हुई थी कि उसे अपना दिल दे बैठी। बाद में विक्रम के लाख जिद करने के बावजूद उसने तयशुदा रकम में से एक पैसा भी नहीं लिया। उसने अपना पेशा भी छोड़ दिया और स्टेनो की नौकरी करके इज्जत की ज़िंदगी गुजारने लगी। बचपन से ही अनाथ हो गई सूजी का पूरा संसार में कोई सगा संबंधी नहीं था। बस एक विक्रम ही था जिससे वो निस्वार्थ प्रेम करती थी। विक्रम भी उसके प्रेम की बड़ी पूरी कदर करता था। फिर जब सूजी बीमार पड़ी तो इंसानी फ़र्ज के नाते विक्रम ने उसके इलाज और सेवा में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और जब डॉक्टर्स ने उसका रोग निदान करके ऑपरेशन द्वारा गुर्दा बचाने की या गुर्दा बदलने की बात सामने रखी तो विक्रम ने फैसला कर लिया कि सूजी की जान बचाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। उसी की कोशिशों का नतीजा था कि एक गरीब विधवा औरत जिसे अपनी जवान बेटी की शादी की चिंता दिन रात खाई जा रही थी, 1 लाख रुपए में अपना गुर्दा देने को तैयार हो गई थी। ठीक 10 दिन बाद सूजी का ऑपरेशन होना था और इस बीच विक्रम को कम से कम 1.5 लाख रुपए का इंतजाम करना था। इसका सबसे सीधा और आसान तरीका था कि कार को बेच दिया जाए, जो कि एक प्रकार से सूजी की मदद से ही उसे हासिल हुई थी। अगर निशा सिंह ने कार खरीदने में दिलचस्पी जाहिर न की होती तो विक्रम ने वहां बैठकर वक्त ज़ाया नहीं करना था। उसकी अपनी गरज थी, इसलिए मजबूरन उसे इंतजार करना पड़ रहा था। उसने कमरे में चारों ओर निगाहें दौड़ाईं। विलासपूर्ण ढंग से सुसज्जित ड्राइंग रूम से निशा सिंह की हैसियत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता था। अनुमानतः वह अपार्टमेंट उसने किराए पर लिया हुआ था और किराया 5-6 हज़ार रुपये माहवार से कम नहीं होना था। ये इस बात का सबूत था कि निशा सिंह खासी पैसे वाली थी और ऐसी औरत के पास कार का ना होना अपने आप में एक अजीब बात थी। और इससे भी अजीब बात थी कि वो पुरानी कार खरीदना चाहती थी। निशा सिंह का हैंडबैग सामने सोफे पर पड़ा था। वो उसकी लापरवाही थी या अजनबियों पर आसानी से भरोसा कर लेना उसकी आदत थी, वो समझ नहीं सका। उसने मेज पे रखा विस्की का अपना ग्लास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि वो चौंक कर रुक गया। उसकी निगाहें पुनः सोफे पर जमी। इस दफ़ा वो बैग को नहीं बल्कि उसकी बगल में पड़े की केस को देख रहा था। की केस की जिप खुली हुई थी और उसमें लगी चाबियां साफ नज़र आ रही थी। उनमें 2 चाबियां ऐसी थीं जिन्हें कोई भी कार चलाने वाला आसानी से पहचान सकता था। वे कार के इग्निशन लॉक की चाबियां थीं, किसी एम्बेसडर या फिएट की। निशा सिंह के पास पहले से ही कार थी, तो फिर वो नाटक क्यों कर रही थी, इस तरह किसी को बेवकूफ़ बनाने की, या फिर वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसने ये तो नहीं कहा था कि उसके पास कार नहीं थी। विक्रम ने स्वयं को तसल्ली देनी चाहिए। हो सकता है वो 2 कार रखना चाहती थी या फिर उसका इरादा अपनी कार को बेचकर उसकी कार खरीदने का था। लेकिन इसमें से कोई भी तर्क उसके गले से नीचे नहीं उतर पाया। ज़रूर कहीं कोई गड़बड़ थी। ये औरत किसी तगड़े फेर में थी। विक्रम के मन में संदेह का बीज अंकुरित होने लगा, लेकिन अपनी ज़रूरत को देखते हुए वो इसे नज़रअंदाज करने पर विवश था। लगभग 20 मिनट बाद निशा वापस लौटी। वो धानी रंग की साड़ी और मैचिंग ब्लाउज पहनी थी। दोनों चीज़ें उस पर खूब जच रही थी। मेकअप विहीन उसके चेहरे की ताजगी से स्पष्ट था कि वो अभी इसी बीच स्नान भी कर चुकी थी। वो पूर्णतया शांत और सामान्य नजर आ रही थी। सॉरी, मुझे थोड़ा देर हो गई। इट्स ऑल राइट मिस सिंह, विक्रम ने कहा और खड़ा हो गया। निशा ने अपना गिलास उठाकर एक बार में खाली कर दिया। अपना बैग और चाबियां उठाकर बोली, चलें? यस। विक्रम उसके साथ प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया।
अपार्टमेंट से नीचे उतरकर वो सीढ़ियों द्वारा नीचे पहुंचे। इमारत से बाहर आकर विक्रम ने कॉन्टेसा का ड्राइविंग सीट वाला दरवाज़ा खोला और स्वयं घूम घूम कर पैसेंजर सीट पर जा बैठा। ड्राइविंग सीट पर बैठ चुकी निशा को कार की चाबियां देने का जानबूझकर कोई उपक्रम उसने नहीं किया, और निशा ने वही किया जैसे कि उसे अपेक्षा थी। वो ऐसा ही करेगी। उसने की केस वाला अपना बायां हाथ डैशबोर्ड की ओर बढ़ाया, फिर अचानक रुक गई और जल्दी से गर्दन घुमाकर विक्रम को देखा। विक्रम ने चुपचाप अपनी चाबियां उसे दे दी, लेकिन सोचने पर मजबूर हो गया। वो इस असलियत को छुपाने की कोशिश कर रही थी कि उसके पास पहले से ही एक कार थी। क्यों? निशा ने इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। वो खामोशी के बीच के साथ साथ कार ड्राइव कर रही थी। कार वाकई बढ़िया चलती है। तुम भी बढ़िया ड्राइवर हो। तुम आजकल क्या करते हो? निशा ने सामने सड़क पर निगाहें जमाए पूछा। बताया तो था, बेकार हूँ। हो सॉरी, मैं भूल गई थी। तुम शादीशुदा हो? नहीं। डरो मत, मेरा इरादा तुमसे शादी करने का बिल्कुल नहीं है। फिर क्यों जानना चाहती हो? यूं ही। खैर छोड़ो इस बात को। तुमने बताया था कि पैसे की ज़रूरत की वजह से कार बेच रहे हो। कितने पैसों की ज़रूरत है तुम्हें? यही कोई 1.5 लाख की। इसलिए कार का 1.5 लाख मांग रहे हो? नहीं, इस कार की मुनासिब कीमत है ये। बाय द वे, इतने पैसों की तुम्हें ज़रूरत क्यों आ पड़ी? विक्रम ने उसे घूरा। क्यों जानना चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या तुम किसी मुसीबत में हो? नहीं। तो क्या इस रकम को किसी मोटे मुनाफे वाले धंधे में लगाना चाहते हो? नहीं। अगर तुम्हारी कार इतनी कीमत में नहीं बिक सकी या फिर तुम इस रकम का इंतजाम नहीं कर सके तो क्या होगा? मुझे ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। एक भारी बोझ हमेशा के लिए मेरी आत्मा पर लग जाएगा और मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा। तो लगता है तुम किसी ऐसे शख्स की मदद करना चाहते हो जो बहुत बड़ी मुसीबत में है और तुम्हारे बेहद अजीज़ है। हाँ। कौन है? एक नेक दिल लड़की जो अस्पताल में मौत से लड़ रही है। ओके, और तुम उसका इलाज कराना चाहते हो? और तुम हर कीमत पर इतनी रकम का इंतज़ाम करना चाहते हो? हाँ। आमतौर पर हर एक व्यक्ति ढेर सारी दौलत लेकर पैदा नहीं होता। हाँ, उसके बारे में सोचता ज़रूर है। तुमने भी कभी ऐसा सोचा है? नहीं। क्यों? इसलिए कि पैसे से कोई खास लगाव मुझे कभी नहीं रहा। फिर दो टूक स्वर में उसने पूछा, तुम्हें ये कार पसंद है या नहीं? हाँ हाँ, पसंद है। तो सौदा पक्का रहा। मेरे ख्याल से हम आपस में समझौता कर सकते हैं। विक्रम को ये गोलमोल जवाब पसंद नहीं आया, लेकिन उसने अभी बहस करना मुनासिब नहीं समझा। वो वापस अपार्टमेंट हाउस पर लौट आया। निशा ने इंजन बंद करके इग्निशन लॉक से चाबी निकाली और आदतन अपने बैग में डालने लगी। विक्रम ने चुपचाप उसकी ओर हाथ बढ़ा दिया। दोनों ने खामोशी से एक दूसरे को देखा। फिर निशा चाबियां उसे देकर नीचे उतर गई। विक्रम भी कार से बाहर आ गया। उसने फुटपाथ पर दोनों ओर निगाहें डालने के बाद पूछा, तुम्हारी वो कार कौन सी है? उधर खड़ी फिएट या वो मारुति वैन? निशा मुस्कुराई। इनमें से कोई नहीं है, वो गैराज में है। तुम हर एक बात को बड़ी बारीकी से नोट करते हो। मैं इस मजाक का मतलब जान सकता हूँ? तुम इसे मजाक समझ रहे हो? तो और ये क्या था? क्या मैं 2 कारें रख नहीं सकती? क्या तुम वाकई 2 कारें रख सकती हो? निशा ने सीधा उसकी ओर देखा। नहीं। विक्रम को ताव आने लगा। तो फिर मेरा वक्त क्यों जाया कर रही थी? मैंने तुम्हारा वक्त जाया नहीं किया। तो ये सब क्या था? ट्राई। मैंने कहा था ना, हम आपस में समझौता कर सकते हैं। आओ। दोनों इमारत में दाखिल हुए, फिर सीढ़ियाँ तय करके निशा के अपार्टमेंट में पहुंच गए। निशा ने अपना बैग मेज़ पर रख दिया। फिर जो ही वो पलटी, पास ही खड़े विक्रम ने अपने स्वभाव के विपरीत और बगैर सोचे समझे उसे खींच कर अपने सीने से लगाया। निशा ने ना तो प्रतिरोध किया और ना ही सहयोग। वो बस चुपचाप खड़ी उसे देखती रही। फिर धीरे से उसे धकेल कर खुद को उससे अलग कर लिया। मैंने ऐसे किसी समझौते के बारे में नहीं कहा था। इसमें क्या खराबी है? कुछ नहीं, बशर्ते कि ये हालात सही हों। क्यों इस वक्त हालात सही नहीं हैं? नहीं। कैसे? मैंने धंधे की बात करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। बैठ जाओ, इत्मीनान से बातें करेंगे।
विक्रम को मन ही मन ताव आ रहा था। वो उस पर बरस पड़ना चाहता था, लेकिन किसी प्रकार खुद को जब्त करके सोफा चेयर पर बैठ गया। निशा किचन में गई और दोनों हाथों में ड्रिंक्स लिए लौटी। दोनों गिलास मेज़ पर रखकर वो विक्रम के सामने बैठ गई। मेज़ पर पड़े 555 के पैकेट से निकाल कर एक सिगरेट सुलगा ली। ये सब क्या है? कुछ नहीं, मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही थी। किस लिए? सबसे पहले तो ये जान लो कि तुम्हारी कार हर लिहाज में बढ़िया कंडीशन में होते हुए भी 1.5 लाख तो क्या 1 लाख में भी नहीं बिक पाएगी। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बाजार में पुरानी कारों के डीलर्स के पास जाकर ट्राई कर सकते हो। विक्रम पहले ही ट्राई कर चुका था। किसी ने भी कार की कीमत 90,000 से ज़्यादा नहीं लगाई थी, इसलिए उसने बहस नहीं की। लेकिन तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, और ज़रूरत भी ऐसी है जिसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखती हूँ। तुम सुनना चाहते हो? सुनाओ। याद है मैंने पूछा था कि क्या तुमने कभी ढेर सारी दौलत पाने के बारे में सोचा है? हाँ, पूछा था। तो मेरा ख्याल है, मैं जानती हूँ कि कैसे काफ़ी सारा पैसा हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसे लाने के लिए हौसला, होशियारी और सूझबूझ की ज़रूरत है। लाने के लिए? हाँ। तुम्हारा मतलब है चोरी करनी होगी? निशा ने सर हिलाया। नहीं, चुराई तो वो पहले ही जा चुकी है 2-3 बार। कितनी रकम है? निशा गौर से उसे देख रही थी। 60 लाख रुपए। विक्रम सिसकारी सी लेकर रह गया। 60 लाख? लंबी खामोशी के बाद विक्रम बोला। निशा की निगाहें उसके चेहरे पर जमी थी। काफ़ी मोटी रकम है ना? बेशक। इस बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो? ज़रूर, बिना जाने पता कैसे चलेगा? ठीक है, मुझे इस रकम को पाने में पूरी दिलचस्पी है, लेकिन मैं अकेली इस काम को अंजाम नहीं दे सकती। इसलिए किसी ना किसी पर तो भरोसा करना ही होगा। और तुम्हारे बारे में जो कुछ पढ़ा सुना है और अपने ढंग से जितना तुम्हें समझा है, उसके आधार पर तुम पर भरोसा किया जा सकता है। उसके आधार पर तुम पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। ये ठीक है कि तुम लालची नहीं हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा इस काम को करने वाले में हौसला, होशियारी और सूझबूझ जैसी जिन खूबियों का होना ज़रूरी है, वो सब भी तुम्हारे अंदर है। हालांकि किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी अगर कोई गड़बड़ बात हो ही जाती है तो उससे निपटने में भी तुम पूरी तरह सक्षम हो। सबसे बड़ी बात है कि अनअपेक्षित गड़बड़ होने की सूरत में या काम हो जाने के बाद पुलिस का ध्यान तुम्हारी ओर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आगे बोलो। इस दफ़ा निशा ने बड़ी ही खोजपूर्ण निगाहों से उसे देखा। उस रकम को वापस लौटाने वाले के लिए इनाम की घोषणा भी की गई है। कितना इनाम है? इतना नहीं है कि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। फिर भी कितना है? 1 लाख रुपए। अब असली बात भी बता दो, वो रकम किसकी है और कहाँ है? रकम कहाँ है, इस बारे में तो सिर्फ अनुमान लगा सकती हूँ। अनुमान? हाँ, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं जानती हूँ कि रकम कहाँ है। मैंने कहा था कि मेरा ख्याल है, मैं जानती हूँ कि कैसे काफ़ी सारा पैसा हासिल किया जा सकता है। अगर तुम नहीं जानती तो पता कैसे चलेगा? इसके लिए तो काफ़ी सारी बातों को जोड़कर नतीजा निकालना पड़ेगा। कौन सी बातें? निशा ने अपने गिलास से तगड़ा घूंट लेकर उसे घूरा। तुमने कभी जयनारायण जौहरी का नाम सुना है? नहीं, कौन है वो? बताती हूँ। वो उठकर बेडरूम में चली गई। वापस लौटी तो उसके हाथ में अखबार की कटिंग थी। इन्हें पढ़ लो। विक्रम ने उसे लेकर पहली कटिंग पर निगाह डाली। वो सलीमपुर के ही एक स्थानीय अखबार की 10 सितंबर की कटिंग थी, यानी ठीक 2 महीना पुरानी। उसमें पढ़ा, बैंक में 60 लाख का घोटाला, बैंक मैनेजर गायब। ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड रामनगर के कर्मचारियों में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब असिस्टेंट मैनेजर ने बताया कि बैंक के कैश में 60 लाख रुपए कम थे। विक्रम ने निशा की ओर देखा। वो मुस्कुरा रही थी। विक्रम ने आगे पढ़ा, इस घोटाले के लिए बैंक मैनेजर जयनारायण जौहरी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जौहरी शनिवार से गायब है। उसकी पत्नी ने पुलिस को बताया है कि जौहरी किसी ज़रूरी काम से विशालगढ़ जाने के लिए कहकर गया था और अपने प्रोग्राम के मुताबिक इतवार रात तक भी वापस नहीं लौटा। पुलिस जोर शोर से जौहरी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। दूसरी कटिंग 3 दिन बाद की थी।
उसमें छपे समाचार के अधिकांश भाग में पुरानी कहानी को दोहराया गया था। खास बात सिर्फ इतनी थी कि जौहरी की कार को पुलिस ने सलीमपुर में खोज निकाला था, लेकिन खुद जौहरी का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। पुलिस द्वारा उसकी खोज जारी थी। विक्रम ने दोनों कटिंग उसे लौटा दी। इनमें तो किसी नाम का कोई जिक्र नहीं है, वो बोला। तुम्हें इनाम में ज़्यादा दिलचस्पी है? नहीं। फिर क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि तुमने उसका जिक्र किया था। इनाम की घोषणा बाद में की गई थी। अब तुम्हें यकीन आ गया कि 60 लाख की जो रकम के बारे में मैंने तुमसे कहा था वो गलत नहीं कहा था। लेकिन ये कटिंग्स तो 2 महीने पुरानी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अरे अब तक तो पुलिस ने जौहरी को ढूंढकर रकम भी बरामद कर ली होगी। रकम बरामद करना तो दूर रहा, पुलिस को जौहरी का सुराग तक नहीं मिला है और ना ही मिलेगा। और अगर सुराग मिल भी गया तो भी जौहरी तो कभी नहीं मिल पाएगा। विक्रम ने असमंजसता पूर्वक उसे देखा। क्यों? ये तुम कैसे कह सकती हो? इसलिए कि जौहरी रामनगर में अपने घर से बाहर निकला ही नहीं, कम से कम जिंदा हालत में तो बिल्कुल नहीं। विक्रम विचारपूर्वक उसे देख रहा था। निशा के चेहरे पर व्याप्त भावों से स्पष्ट था कि वो ऐसा कुछ जानती थी जिसकी पुलिस को जानकारी नहीं थी। क्यों? उसने पूछा। जानना चाहते हो? सुनने में तो कोई हर्ज है ही नहीं। ठीक है, सुनो। मैं एक नर्स हूँ और करीब 8 महीने तक रामनगर में मुझे एक ऐसी औरत की सेवा में रहना पड़ा था जिसे पैरालिसिस का अटैक हो गया था। उसका घर शहर के बाहरी भाग में एक पुराने विशाल मकान के ठीक सामने है और वो मकान जय नारायण जौहरी का है। जौहरी की कार जो यहाँ खाली पड़ी पाई गई थी को मैंने मकान से निकलते देखा था। उस रोज़ शनिवार था, लेकिन जैसा कि मिसेज जौहरी ने पुलिस को बताया कि जौहरी शाम को कार लेकर घर से निकला था, वो झूठ है। ये शनिवार रात की बात थी और इससे भी बड़ी बात है, कार को जौहरी नहीं चला रहा था। फिर कौन चला रहा था? उसकी पत्नी। पत्नी? हाँ, मिसेस जौहरी। तुम्हें कैसे पता चला कि कार वही चला रही थी? मैंने देखा था। लेकिन तुमने तो बताया था कि वो रात का वाकया था। तुम उस वक्त कहाँ थी? सोने के लिए जाने से पहले मैं बाहर लॉन में खड़ी सिगरेट पी रही थी। तब जौहरी की कार गेट से निकलकर सड़क पर पहुंची। ठीक उसी वक्त एक और कार वहां से गुजरी थी। उस दूसरी कार के हेडलाइट्स की रोशनी में ड्राइविंग सीट पर बैठी मिसेज जौहरी को मैंने साफ पहचान लिया था। वो अकेली थी? हाँ। हो सकता है उस वक्त वो शहर से बाहर किसी काम के लिए गई हो और बाद में उस कार को लेकर जौहरी चला गया हो। नहीं, मिसेज जौहरी के पास अपनी कार थी। अपने पति की कार वो कभी नहीं चलाती थी। लेकिन इस बात में कोई दम तो है नहीं। क्यों? क्योंकि इससे ये साबित होता है कि जौहरी बाद में उस कार को लेकर नहीं गया था। इससे ये तो जाहिर होता है कि मिसेज जौहरी ने झूठ बोला था। किस बारे में? यही कि उसका पति शाम को ही अपनी कार लेकर चला गया था। अगर वो चला गया था तो रात में उसकी कार वापस घर कैसे आ गई, जबकि एक कार जाने के बाद वो वापस नहीं लौटा और उसकी कार यहाँ खड़ी पाई गई? तर्क वजनदार था। विक्रम को सहमत होने लगा। अब सवाल ये पैदा होता है, निशा बोली, कि मिसेज जौहरी ने जानबूझकर ही झूठ क्यों बोला? इसका सीधा सा जवाब है, वो पुलिस को गुमराह करना चाहती थी ताकि खुद उस पर शक न किया जा सके। मैं दावे के साथ कहती हूँ, सलीमपुर में कार जौहरी ने नहीं, उसकी पत्नी ने छोड़ी थी। लेकिन क्यों? अरे पुलिस को गुमराह करने के लिए। उसे ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? खुद को शक के दायरे से बाहर रखने का यही उसने एक तरीका ढूंढा हो। कैसा शक? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जौहरी इस दुनिया में नहीं है। विक्रम चौंका। क्यों? जौहरी मर चुका है। उसके अब तक न मिल पाने की यही एक वजह है। अगर वो जिंदा होता तो पुलिस ने उसे बहुत पहले ढूंढ निकालना था। वो ऊंचे कद, स्वस्थ शरीर का गोरा चिट्टा आदमी था। 50 पार कर चुकने के बाद भी उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि वो ज़्यादा देर खुद को छुपाकर नहीं रख सकता था। उसे खोजने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। सारे देश की पुलिस ने उसे तलाश किया है, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। तुम खुद पुलिस में रह चुके हो। अगर पुलिस पूरे जोर शोर से किसी को तलाश करे तो क्या तलाश किए जाने वाला व्यक्ति उससे बच सकता है? नहीं। और दूसरी बात, जब भी आदमी इस तरह घर से भागते हैं तो 99% केसेस में इसकी वजह कोई दूसरी औरत होती है। मान लो
जौहरी ने जाने से पहले मिसेज जौहरी को इसका पता चल गया था। अगर जौहरी 60 लाख की रकम और उस दूसरी औरत को लेकर चला जाता तो मिसेज जौहरी की जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलता। इस सूरत में उसे क्या करना था? क्या वो चुपचाप अपनी तबाही का सामान होने देती? पति का सूटकेस पैक करके कहती, जाओ जाओ डार्लिंग, अपनी महबूबा के साथ खूब ऐश करो। तुम्हारा मतलब है जौहरी की हत्या की जा चुकी है और उसकी हत्या खुद उसकी पत्नी ने की है? निशा ने पैकेट उठाकर एक सिगरेट सुलगा ली। इंसानी फितरत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो गहरा कश लेकर धुआं छोड़ती हुई बोली, कौन कब क्या कर गुजरेगा कोई नहीं बता सकता। हालात से मजबूर होकर या बेहद दबाव पड़ने पर या फिर अपने किसी बड़े स्वाद की पूर्ति के लिए कोई भी हत्या कर सकता है। और जहाँ तक मिसेज जौहरी का सवाल है, वो बेहद खूबसूरत है। कश्मीरी सुंदरता की जीती जागती मिसाल है वो। इसके बाद वो उन औरतों में से हैं कि जिन्हें सही मामले में ब्लडी बिच कहा जाता है। उस मकान की असली मालकिन वही हैं। वो उसका पुश्तैनी मकान है। बेहद खूबसूरत और चालाक वो औरत बहुत बड़ी पियक्कड़ भी है। शराब को पानी की तरह पीती है। जौहरी ने उससे इंटरकास्ट मैरिज की थी। रामनगर में अपने प्रवास के दौरान जौहरी परिवार की हर एक बात को तुमने बड़ी बारीकी से नोट किया लगता है। अगर तुम्हारा इशारा उस औरत के शराबी होने की ओर है तो ये कोई राज वाली बात तो है नहीं, इस बारे में सभी जानते हैं। तो कुल मिलाकर नतीजा ये निकलता है, तुम समझती हो कि जौहरी की हत्या उसकी पत्नी ने की थी और जौहरी द्वारा बैंक से चुराई गई रकम अभी भी उसके पास है। हाँ। कहाँ? उसी मकान में। और पुलिस ने वहाँ तलाशी नहीं ली? ली थी। पुलिस को रकम नहीं मिली? नहीं। क्यों? रकम वहीं थी तो मिली क्यों नहीं? वो मकान पुराना और काफ़ी बड़ा है। पुलिस ने सिर्फ सरसरी तौर पर तलाशी ली थी क्योंकि सलीमपुर से खाली कार बरामद होने और जौहरी का कोई सुराग न मिलने से उन्हें यकीन हो गया था कि जौहरी रकम को अपने साथ ले गया था। लेकिन इस मामले का पहलू और भी है, विक्रम बोला। तुमने बताया कि जौहरी तगड़ा तंदुरुस्त आदमी था। अगर मान भी लिया जाए कि उसकी पत्नी ने उसे मार डाला तो उसने उसकी लाश का क्या किया? लाश को कैसे ठिकाने लगाया? जाहिर है इस काम के लिए मजदूरों को तो उसने बुलाया नहीं होगा और वो अकेले इस काम को कर भी नहीं सकती थी। इस बारे में मैंने कभी पहले सोचा ही नहीं। हालांकि अपने पति के मुकाबले में वो ज़्यादा जवान है, उसकी सेहत भी अच्छी है, वो अकेली भी ये काम कर सकती थी, लेकिन उसने किया नहीं होगा। इसमें उसके साथ कोई और भी इन्वॉल्व होना चाहिए। कौन? उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा हो सकता है। उसके किसी बॉयफ्रेंड को जानती नहीं हो तुम? नहीं। उसके बॉयफ्रेंड हैं ये जानती हो? नहीं। तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया? इसलिए कि सलीमपुर में कार छोड़ने के बाद उसने वापस भी लौटना था और इसके लिए बस या ट्रेन या टैक्सी में सफ़र करने का रिस्क तो वो ले नहीं सकती थी क्योंकि उसका सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा है और इस तरह से कोई भी परिचित उसे देखकर आसानी से याद रख सकता था। इस तस्वीर में उसका कोई बॉयफ्रेंड ही फिट बैठता है। उसी ने कार के जरिए उसे वापस रामनगर पहुंचा दिया होगा। मिसेज जौहरी के बारे में तुम्हारी राय बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुम्हारे विचार से दुनिया भर के तमाम ऐप उस औरत में मौजूद हैं। उसके बारे में मेरी राय का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने वही बताया है जो कि वास्तव में है और हमें तो सिर्फ उसकी रकम से मतलब है, उससे नहीं। और इस तरह हम तथ्यों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तुम्हारे अनुमानों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो क्या मेरे अनुमान तर्कसंगत नहीं है? विक्रम ने बहस करने के बजाय पूछा। इस रकम को हासिल करने के लिए कोई योजना है भी तुम्हारे पास? हमें उस पूरे मकान की तलाशी लेनी होगी बारीकी से, और तब तक जब तक कि रकम या कोई ठोस सबूत मिल नहीं जाता। जौहरी का क्या हुआ और रकम कहाँ गई? तो क्या जौहरी की पत्नी अब वहाँ रहती नहीं? वहीं रहती है, लेकिन आजकल वहाँ नहीं है। इसलिए इस काम में 2 व्यक्तियों की ज़रूरत है। वो यहीं आई हुई है किसी हिस्टोरिकल सोसाइटी का सेमिनार अटेंड करने। मैं उसे ढूंढकर उसके साथ चिपक जाऊंगी और हर वक्त उसे नशे में धुत रखूंगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो कई दिनों तक भी ऐसा किया जा सकता है। तुम उसके मकान के चप्पे चप्पे की तलाशी ले लेना, इसका तुम्हें पूरा वक्त मिल जाएगा।
विक्रम मुस्कुराया। क्या तुमको मैं बेवकूफ़ नज़र आता हूँ? निशा की बाहें सिकुड़ गईं।